उसी तरह की किताबें और रिसाले जो हैं वो हमारे घर आते रहे। तो ये एक माहौल ऐसा था, और फिर उसके अंदर तहरीर की भी एक चाशनी है। यानी ये सब एक कॉलम जो है वो एक पैकेज है। डिजिटल मीडिया की सूरत में या डिजिटल वर्ल्ड में कहूँगी, एक पूरी यूनिवर्स जो है वो बन चुकी है जिसमें हम रह रहे हैं। जैसे अगर आपको फ़िक्शन की तरफ आप राग़िब हैं तो आप ज़्यादा अफ़साने पढ़ेंगे, और अगर आप शेर की तरफ हैं तो आप शायरी पढ़ेंगे। ये अखबार असल में वो स्कूल होते थे जहाँ से एक तहज़ीब सीखी जाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, इनका प्रिंट मीडिया के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। ये रोज़नामा जंग, रोज़नामा दुनिया और रोज़नामा 92 में कॉलम्स लिखती रही हैं। इसके साथ साथ इनका एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी है मीडिया की फ़ील्ड के साथ भी। इन्होंने बेशुमार जो बड़ी शख्सियात हैं जिन्हें हम अदीब कहेंगे, उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रिंट मीडिया के हालात हैं उसको ये कैसे देखती हैं, और हाल ही में इनकी एक किताब क्या लोग थे, ये आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे। इस किताब को इन्होंने क्यों कंपाइल किया, क्यों लिखा, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या विज़न था, जो कि एक बहुत ही अच्छी किताब है और बेस्ट सेलिंग जारी है। इसके बारे में भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सादिया कुरैशी साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपका जो लिखने की तरफ एक रुझान और शगफ़ है वो कब और किस तरह डेवलप हुआ? देखिए, लिखने का तो ये था कि शुरू से ही एक एप्टीट्यूड था मेरे अंदर लिखने का, और किताब से ताल्लुक़ था क्योंकि घर का माहौल ऐसा ही था। मेरे घर में वालिद साहब, वालिदा मतलब दोनों ही पढ़े लिखे भी थे, और अखबार भी आती थी, रिसाले आते थे, मैगज़ीन आते थे। तो जैसे जैसे हम लोग मतलब बचपन में थे तो बच्चों के रिसाले आते थे, जैसे बड़े होते गए तो उसी तरह की किताबें और रिसाले जो हैं वो हमारे घर आते रहे। तो ये एक माहौल ऐसा था, ज़ाहिर माहौल से एक चीज़ आप जज़्ब करते हैं। तो ये चीज़ है कि शुरू से मैं लिखती थी। जब छोटी थी स्कूल में तो बच्चों की कहानियाँ, मतलब इसी तरह लिखते लिखते इतना अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब मेरा जो है हरफों से, लफ्ज़ों से इतना रब्त हुआ कि फिर तकदीर मुझे इसी फील्ड में ले आई। अच्छा मैम, कॉलम राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे इदारती सफ़े पर छपने वाले कॉलम्स ही नहीं होते, और लोग जो कॉलम निगार ख़ुद को कहलाते हैं वो भी इस बारीक फ़र्क को नहीं जानते। देखिए, आर्टिकल जो होता, कॉलम जो है उसकी डिफ़ाइन मैं उसको ऐसे करूँगी कि उसके अंदर एक अफ़साना भी है, उसके अंदर ख़बर भी है, उसके अंदर मालूमात भी है, उसके अंदर तज्ज़िया भी है, और फिर उसके अंदर तहरीर की भी एक चाशनी है। यानी ये सब एक कॉलम जो है वो एक पैकेज है, और आपने उसको 1000-1200 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। जो भी आपने जिस भी मौजू पर आपने लिखना है, आपके पास एक स्पेस है जिसमें आपने लिखना है। कुछ लोग जो हैं वो 1500-1600, मतलब कॉलम की जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो 1000-1200 वर्ड्स के दरमियान में आपने लिखना होता है, और उसकी एक पंच लाइन होती है, और उसका मतलब एक बिगनिंग और उसकी एंडिंग के दरमियान एक कोहेरेंस होती है। तो जो कॉलम पढ़ता है कारी, उसको उसमें ख़बर भी मिलती है, उसको उसका शऊर को भी वो जिला बख्शती है, और उसको वो महजूज़ भी होता है असलूब से भी। मतलब कॉलम निगार का एक असलूब भी होता है जिसको आप उसका अदबी चाशनी कह सकते हैं। ये हर शख्स का एक अपना असलूब है, तो वही चीज़ डिफ़ाइन करती है कि ये कॉलम निगार कैसा है। अच्छा मैम, आजकल के दौर में जहाँ सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी तहरीरें मौजूद हैं, आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त में कॉलम निगारी की अहमियत कितनी रह जाएगी, या और अभी भी कितनी है? कॉलम निगारी जो है ना, ये ओपिनियन जर्नलिज़म है बुनियादी तौर पर। तो डिजिटल मीडिया जितना भी आगे चला जाए, मतलब सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लोग लिख रहे हैं, कच्ची पक्की खाम तहरीरें सब चल रही हैं, और एक आपको एक हजूम नज़र आता है चीज़ों का। लेकिन एक तो ये कि कॉलम निगार जो होता है उसका एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, एक शऊर की एक सतह, एक सेंसिबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो इदारती सफ़े पर लिखता है, क्योंकि वो ओपिनियन मेकर है, वो राय आमा को
बनाता है, इसीलिए इसको ओपिनियन पेज कहा जाता है। तो ओपिनियन जर्नलिज़म की अहमियत हमेशा रहेगी, क्योंकि ख़बर तो ज़ाहिर है हैपनिंग आप ज़िंदगी में हो रही हैं, वो तो एक ख़बर हो गई, वो सोशल मीडिया पे इंस्टेंटली आ गई, वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से इंस्टेंटली आ गई, टीवी से आ गई, लेकिन उस ख़बर के पीछे क्या है, समाज पे उसके क्या असरात हैं, इंसानों के ऊपर क्या उसके असरात हैं, ये तज्ज़िया जो है ये एक कॉलम निगार ही अपनी तहरीरों में करता है, तो उसकी अहमियत हमेशा रहेगी। हाँ, ये ज़रूर मैं कहती हूँ कि वक्त के साथ साथ पुराने जो मौज़ूआत हैं वो ठीक है, उन पर इंसानी ज़िंदगी तो वही रहती है, मौज़ूआत वही रहते हैं, लेकिन साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। जैसे अब डिजिटल मीडिया की सूरत में या डिजिटल वर्ल्ड में कहूँगी, एक पूरी यूनिवर्स जो है वो बन चुकी है जिसमें हम रह रहे हैं। तो उसके जो मसाइल हैं वो जो इंसानों पर असरअंदाज हो रही है, जो हमारे रिलेशनशिप हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, और जो जितनी टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के, इन सब मौज़ूआत को भी मेरे ख़्याल में हमारे कॉलम निगारों को टच करना चाहिए, नए मौज़ूआत एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे मेटावर्स है, जैसे चीज़ें अब ऑटोमेटेड हो रही हैं, तो मेरे ख़्याल में नए मौज़ूआत की तरफ भी आना चाहिए। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनमें आपके फ़ैन्स भी हैं जो आपको सुन भी रहे हैं इस वक्त, आपसे मुतासिर भी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी रीडिंग को, अपनी राइटिंग को किस तरह डेवलप करें। यानी कि बहुत सारे लोग हैं वो लिखना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ने का शौक़ नहीं है या उनसे पढ़ा नहीं जाता, वो क्या करें? अच्छा, सबसे पहले तो जो लिखना चाहते हैं और पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो वो मेरे ख़्याल में ये ख्वाहिश भी तर्क कर दें, क्योंकि लिखना और पढ़ना और लिखना ये दोनों, ये इस तरह से है, पहले रीडिंग है फिर राइटिंग है। तो अगर आपको लिखने का शौक़ है तो ज़ाहिर आपको पढ़ने का भी होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी देखिए, कॉलम निगारी कोई कोर्स नहीं है ई कॉमर्स का कि आप कहीं से करेंगे और उसके बाद आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कॉलम निगार बन जाएं। हाँ, ये है कि अगर आप में लिखने का शौक़ है तो आपको आपका फिर अपना एप्टीट्यूड देखें, आप किस तरह की तहरीरें पढ़ते हैं। जैसे अगर आपको फ़िक्शन की तरफ आप राग़िब हैं तो आप ज़्यादा अफ़साने पढ़ेंगे, और अगर आप शेर की तरफ हैं तो आप शायरी पढ़ेंगे। तो जिस तरफ आपका रुझान है उसकी बेहतरीन तहरीरें पढ़ें, उसमें अच्छे से अच्छे राइटर्स को पढ़ें, तो फिर आपकी जो चीज़ है अंदर से उसकी जो है ना वो मतलब वो चमकेगा, वो जो आपका हुनर है। फिर क्योंकि ये एक कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि मैं कहूँ कि आप यहाँ से कर लें तो हो जाएगा। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि स्किल्स की तो अभी आपने बात की, अब जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में उनको आप वैसे क्या एडवाइस करेंगी कि इस फील्ड में आना कितना अहम है, और आने वाले वक्त में जो प्रिंट मीडिया है इसकी अहमियत किसी तरह उजागर हो सकती है, या आपके ख्याल में उनको स्विच कर जाना चाहिए डिजिटल मीडिया पर? देखिए, प्रिंट मीडिया अपनी तरफ मतलब ये तो हम देख रहे हैं कि चीज़ें श्रिंक हो रही हैं, अखबारात में इकॉनमी श्रिंक हो गई, डाउन साइजिंग हो गई, ये तो हम और बहुत सारे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इसको अब पुराने ज़मानों का जर्नलिज़म भी कहते हैं, लेकिन बात यह है कि ये क्लासिक है और इसकी अहमियत किसी हद तक तो ज़रूर रहेगी। जैसे कि मैंने ओपिनियन जर्नलिज़म का कहा, और ये अखबार असल में वो स्कूल होते थे जहाँ से एक तहज़ीब सीखी जाती थी, जहाँ से आप एक छाननी लगाते थे जिसके अंदर से गुज़र के आपकी तहरीर भी छपती थी और आपके ख़यालात की भी एक तहज़ीब होती थी। लेकिन जब ये छाननी नहीं लगती, जब ये तरबियत नहीं होती, तो फिर वही कुछ हो रहा होता है जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हो रहा है। ज़बान, बयान और मतलब हर चीज़ की धज्जियाँ अब वो उड़ रही हैं, मयार नहीं रहता। तो प्रिंट तो अगर अखबार, मैं तो समझती हूँ कि अखबार भी, कागज़ के ऊपर भी प्रिंट जो है जर्नलिज़म अपनी सर्वाइव करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ, बाकी जो है एक तहरीर की अहमियत तो ज़ाहिर रहेगी। डिजिटल मीडिया पे भी चीज़ें छपती हैं, ब्लॉग्स भी लिखे जाते हैं, लेकिन कागज़ पे भी सर्वाइव करेगा। अच्छा मैम, आपकी ये जो किताब है क्या लोग थे, जो इस वक्त नाज़रीन अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि इसको लिखने के पीछे क्या फ़लसफ़ा था और क्यों आपने इसको कंपाइल किया? असल में इसमें जिन शख्सियात का ज़िक्र है वो सहाफ़त, अदब, सियासत और फ़न से उनका ताल्लुक़ था, और ये वो लोग थे जिन्होंने सोसाइटी को बहुत दिया और अपने अपने हवालों से नायाब लोग थे। तो मैंने जो है देखा है, जब मैंने सहाफ़त शुरू की तो मैंने ज़माना देखा, मुनीर न्याज़ी, बानो कुद्सिया, इंतज़ार हुसैन,
फिर तो ये चीज़ें थी। अरशाद अहमद हक्कानी, मुन्नू भाई, और मैं समझती हूँ कि ये जदीद दौर के क्लासिक्स में शुमार होते हैं। तो जब ये दुनिया से गए, ज़ाहिर है ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो ऐसा लगा कि जैसे वाकई एक मंज़र जो है वो खाली हो गया और उनकी जगह को पुर करने के लिए नहीं है कोई। अगरचे जगहें तो खाली नहीं रहती, कोई ना कोई वारिस तो होता है, लेकिन उस मयार की, और वो चूँकि ये वो वक्त था जो वक्त बाकायदा बदल रहा था, यानी कि हम डिजिटल मीडिया भी शुरू हो रहा था और लोगों में जिसको कहते हैं ना एक जल्दी मची हुई थी। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अपने कामों में फोकस किया और पेशेंस के साथ उन्होंने अपने काम किए और मुआशरे को बहुत कुछ दिया। तो मैं चूँकि कॉलम लिखती थी, तो फिर ज़ाहिर है जब ऐसे बड़ी शख्सियात का दुनिया से जाना हुआ तो मैं वो लिखती थी उनके ऊपर, ज़ाहिर है। तो फिर सोचा कि इनके हवाले से एक किताब को कंपाइल किया जाए, क्योंकि वो एक पूरा जो मंजरनामा है जो एक मादूम हुआ है हमारी आंखों के सामने, उसको एक जगह पे कंपाइल किया जाए। और मैं अपने पब्लिशर की शुक्रगुज़ार हूँ, ये मशवरा उन्हीं का था। तो जब मैं इस किताब को खोलती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अरशाद अहमद हक्कानी से मुलाकात हुई है, मुन्नू भाई से हुई है, मुनीर नियाज़ी। तो मैं तो समझती हूँ कि आजकल के नौजवानों को ज़रूर ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखें जब आप जदीद भी नहीं हो सकते जब तक आप अपनी रवायत से जुड़े नहीं रहते, तो आपको अपनी रवायत को बरकरार रखना पड़ता है। मैं एक इंग्लिश शायर हैं टी.एस. एलियट, उनका हवाला दूंगी, जिन्होंने कहा था कि आप शेर व अदब में भी आप उस वक्त तक कोई नई बात नहीं कह सकते जब तक आपने पुरानी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो आपको अपनी रवायत के साथ भी जुड़ना पड़ता है। तो ये वही रवायत है जो हमने इस किताब में समझे कि कंपाइल की है। अच्छा मैम, आपने पोइट्री भी लिखी है, मैं चाहूँगा कि अपने पसंदीदा कोई कुछ अशार अगर आप सुनाना चाहें तो। अच्छा, इसके लिए मैं अचानक से तैयार भी नहीं थी, लेकिन अभी मेरे जहन में 2 शेर आ रहे हैं कि हमद के ही हैं, वो मैं सुना देती हूँ। कोई मुझको बयाज़े वक्त पे तहरीर करता है, कोई मुझको बयाज़े वक्त पे तहरीर करता है, मेरा मेमार दस्ते गैब से तामीर करता है, और वो पहले ख्वाब रखता है तही आँखों के कांसों में, फिर एक दस्ते करम से ख्वाब को ताबीर करता है। मैं अच्छा शेर एक मुझे गज़ल के भी याद आए हैं। घने जंगल को सहरा थर को बादल कर रही हूँ, घने जंगल को सहरा थर को बादल कर रही हूँ, अधूरे अक्स को ऐसे मुकम्मल कर रही हूँ, और वो सारे काम जो अब कोई भी करता नहीं है, मैं शहरे रायगानी में मुसलसल कर रही हूँ। सही। अच्छा मैम, एक बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि एक कॉलम निगार के लिए, राइटर के लिए कितना ज़रूरी है कि वो मतलब उसका कोई सियासी रुझान या उसकी कोई सियासी राय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, फितरी रुझान तो हर एक का होता है कि उसकी एक कहीं ना कहीं एफिलिएशन होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक कॉलम निगार का पहला रिश्ता पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ होना चाहिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो यही लगता है कि मैंने तो हमेशा सवाल उठाया है हुकूमतों पे, किसी भी जमात की रही हो, तो मेरे कॉलम इस बात की गवाही देंगे कि क्योंकि मैं समझती हूँ कि कॉलम निगार का काम सवाल उठाना है, और उसकी एफिलिएशन जो है वो एक आम पाकिस्तानी के साथ होनी चाहिए। तो मेरा तो पाकिस्तानियों के साथ एक दर्द का रिश्ता है जिसे हम उस्तवार रखते हैं और हमेशा उन्हीं की बात करते हैं। सही। अच्छा, एक सवाल जो है ना वो इसकी ज़िमन में ही आता है, वो ये है कि अक्सर जब सहाफ़ी हज़रात कोई सवाल उठाते हैं या किसी चीज़ को चैलेंज करते हैं तो वो चैलेंज तो बड़ी बेबाकी से कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो प्रेशर की वजह से, आवाम के प्रेशर की वजह से, या कह लें कि सियासत के प्रेशर की वजह से उनको फिर अपनी वो डायरेक्शन थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। ऐसा कोई वाक़या कभी आपके साथ हुआ? देखिए, सहाफ़ी जो होता है ना वो भी एक किसी सोसाइटी का एक शख्स होता है, एक आम पाकिस्तानी होता है। हाँ, उसके ज़िम्मे ये होता है कि वह सवाल उठाए, उसकी अपनी जो माली हालत है या जो भी उसकी समाजी पोजीशन है वो भी एक आम पाकिस्तानियों जैसी होती है। हाँ, उसको प्रिविलेज ये होता है कि वो हुक्मरानों से भी सवाल करता है। तो वो मुझे जो है वो, हाँ ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि दबाव में, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको
मतलब अनकही के ज़रिए ही पहुंचाई जाती हैं कि आप इन चीज़ों को नहीं, तो इससे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो हम सहाफ़ी से मेरे ख्याल में गिला नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सी उसके अपने मामला जुड़े हुए होते हैं जी। और फिर उसका दायरा कार जो है ना वो उसके अंदर रहे। हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे ग्लैमरस नाम सहाफ़ियों के अभी हाल ही में, मैं समझती हूँ कि वो अपने दायरे से ही निकल के जब आप प्ले करते हैं तो फिर वो डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, शाह साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और उन पे आपने कॉलम भी लिखा था, ऐसा उस्ताद खोना नहीं चाहते। ये कॉलम आपने क्यों लिखा था और शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ये कॉलम मैंने बड़े दिल से लिखा था और उस वक्त एक कंट्रोवर्शियल इशू भी चल रहा था और उस वक्त लिखना कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने वही लिखा जिसको मैंने सही समझा। और मैं समझती हूँ कि कासिम अली शाह ने सोसाइटी को जो दे रहे हैं ना, वो एक खला था। पहले हमारे यहाँ बाबे ज़रूर मौजूद थे जिसको लोग फॉलो कर रहे थे, अशफाक साहब, बानो कुद्सी, लेकिन उन्होंने जो चीज़, उन्होंने अमल जो है ना उसकी तरफ वो कम लेके आए थे। तो शाह साहब का कॉम्बिनेशन जो है ना, आप से रवायत से भी जुड़े हुए हैं, मज़हब से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें वो नहीं है, बेअमली नहीं है, तसव्वुफ़ ये नहीं है कि आप बस बैठे रहें और तवक्कुल। वो जिस तरह से लोगों की सलाहियतों को, नौजवानों को जिस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं, उनको जिस तरह अमल की तरफ लेके आ रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि हम जहद जो तरबियत नौजवानों की कर रहे हैं, हमें तो और कासिम अली शाह जैसे लोग और उस्ताद चाहिए, क्योंकि इस सोसाइटी को ऐसे उस्तादों की बहुत ज़रूरत है, और यही मैंने इसका ज़िक्र इसमें किया था। अच्छा मैम, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा ख्वाब जो अब तक पूरा ना हुआ हो, कोई ऐसी ख्वाहिश जिसको आप पूरा करना चाहती हो, वो क्या है? ऐसा कोई ख्वाब तो नहीं, मुझे लगता है कि मैंने जो ख्वाब देखे थे वो पूरे हुए, और मुझे लगता है कि मैं ख्वाब ही में अपनी इस वक्त आई एम लिविंग माई ड्रीम, तो इसलिए कोई ऐसा, हाँ, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, आप देखते रहें। दुनिया घूमने का ख्वाब है जो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। मैम, आपके पास जब आपके कोई स्टूडेंट्स आते हैं या आपसे कोई कॉलम्स के हवाले से रहनुमाई लेने आते हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देती हैं, क्या मशवरा देती हैं, किस तरह गाइड करती हैं? कॉलम के हवाले से तो खैर कॉलम निगारों का तो एक अपना स्टेटस होता है, उधर तो नहीं, लेकिन हाँ, इंटर्नशिप, जब मैं रोज़नामा जंग में थी तो इंटर्नशिप के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स आते रहते थे। सही। उन्हें शौक़ भी बहुत होता था छपने का, लेकिन उनमें क्या होता था, चूँकि वो पढ़ते नहीं थे कुछ, और उन्होंने वही जब उनसे मतलब हम कोई कहते थे कि आप इस मौजू पे लिखें, मेरा एक टेस्ट होता था जो मैं टेस्ट लेती थी, मतलब कि मैं उन्हें कहती थी कि आप औरत के हवाले से कुछ लिखें, और अगर मैंने 10 स्टूडेंट्स से ये कहा तो उसमें से समझ लें 10 के 10 सी, नहीं तो 9 तो ज़रूर उसका वो यहाँ से शुरू करते थे अपना जो आर्टिकल है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात मेरा। बात यह है कि आप ये कुछ चीज़ें, नो डाउट ये इकबाल का मिसरा है बहुत बड़ा बलीग, लेकिन कुछ चीज़ें क्लीशे में शुमार होती हैं, उसको हमने इतना इस्तेमाल किया कि वो बोसीदा हो गई। वो जैसे खुद ही को कर बुलंद जितना, वो भी उसी तरह लोग बहुत तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप लिखें तो आपकी सोच ओरिजिनल हो, आप अपने मुशाहिदे पे एतमाद रखें, अपने तजुर्बे पे एतमाद रखें और उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करें। आप यकीन करें कि आपकी जो अपनी कही हुई अपनी सोच होगी ना, उसकी अक्कासी वो सबसे खूबसूरत होगी। और हमेशा लिखते हुए क्लीशे से दूर रहें। क्लीशे वो चीज़ें होती हैं, वो जुमले, वो इस्तिलाहें जो बार बार इस्तेमाल के बाद बहुत सीधा हो गई हैं। जब और फिर मेरा ये टेस्ट होता था कि बस ये तो राइटर है ही नहीं, मतलब इनमें लिखने की कैपेसिटी नहीं है। वो एक रवायती बात कर रहे हैं, हाँ, रवायती बात कर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी को देखने के, ज़िंदगी को नए जाविये से देखने की कोशिश करें। जी, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नए जाविये से देखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया कुरैशी साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे जो सहाफ़त और फिर जो कॉलम राइटिंग के हवाले से इन्होंने बड़ी उम्दा गुफ्तगू की और बताया कि इसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह आप अपने आप को निखार के, संवार के फिर अपनी राइटिंग्स में वो एक चीज़ लेके आ सकते हैं जो लोगों को भी पसंद आए और जिसमें वाकई कोई इन्फॉर्मेशन और कोई बात हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।